एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और हमारी वीडियो को खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे और खूब नॉलेज भी हासिल कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं पढ़ा रहा हूं आपको इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में हम दो हेड मुकम्मल कर चुके हैं। पहला हेड था सैलरी, दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और आप जानते हैं इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं और अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे हेड की तरफ। तीसरा हेड होता है पीजीबीपी, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो इनकम किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन से हमें अर्न होती है वो इस हेड में कवर होती है। इस हेड के अंदर टोटल सेक्शन होते हैं 28 से लेकर के 44 तक। सेक्शन 28 से चैप्टर स्टार्ट होता है और सेक्शन 44 पर यह चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर को हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है और एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। मैं ये चैप्टर एक वीडियो में कवर कर सकता हूं, पूरा समझा सकता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स उससे कोई फायदा नहीं होगा। बहुत लेंथी वीडियो बनेगी और आप उस वीडियो में बोर फील करने लगेंगे। इसलिए हमारे चैनल को कंटिन्यू देखने के लिए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पीजीबीवी के सेक्शन। तो सेट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन 28 चार्जेबल सेक्शन होता है। एज यू नो कि कोई भी पहला सेक्शन किसी भी हेड का चार्जेबल सेक्शन है। इनकम टैक्स जो आईटी एक्ट 1961 है उसमें पहला सेक्शन किसी भी हेड का आप देख लीजिए चार्जेबल सेक्शन है। चाहे वो सैलरी का सेक्शन 15 हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 हो। इसी तरह से इनकम फ्रॉम पीजीबीपी जो है उसका सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है। अब चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि कौन कौन से इनकम इस सेक्शन के अंदर, इस हेड के अंदर चार्जेबल रहेंगी, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल रहेंगी, किस किस इनकम को हम इसमें ऐड करेंगे, ये सब बातें बताएगा हमको सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 का सबसे पहला पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि कोई भी प्रॉफिट और गेन अगर आपको अर्न हो रहा है प्रीवियस ईयर में तो वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। तो जो भी प्रॉफिट एंड गेन रहेगा वो इनकम माना जाएगा पीजीबीपी में। और उसके अंदर क्या होता है, लेकिन इसके अंदर ये कंडीशन है कि उसके अंदर मानी जाएंगी सिर्फ रिवेन्यू इनकम जो रहेगी, और इसके अंदर लेस भी जो होता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही लेस होता है। अदर देन कोई स्पेशल सेक्शन में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर लेस करने के लिए कोई सेक्शन अगर आपको कहेगा तो वो सेक्शन इसमें से डिडक्ट किया जाएगा। अदरवाइज इसमें से सिर्फ रिवेन्यू और इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ऐड और लेस होते हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ करके। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरी कंडीशन क्या कहती है देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है कि कोई भी कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, अगर कोई भी मतलब आपका कोई ऑफिस है वो लॉस हो गया है, उसके अगेंस्ट अगर कोई कंपनसेशन मिलता है, भले ही वो क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल इनकम में आएगा, लेकिन वो इसके अंदर ऐड होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 28 ऐसा कह रहा है इसलिए। अदरवाइज तो रिवेन्यू इनकम जो है वही इसके अंदर ऐड होती है, लेकिन ये वाला कैपिटल इनकम होते हुए भी ऐड हो जाएगा एज पर सेक्शन 28। अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस क्या है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे आपका किसी कंपनी के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी एजेंसी आपके पास थी और अब वो एजेंसी किसी कारणवश खत्म हो गई है, तो उसके अगेंस्ट आपको अगर कोई कंपनसेशन मिला है तो वो आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल मानी जाएगी। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अगर आपको कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिला है, अगेन ये फिर कैपिटल जो है इनकम है, लेकिन फिर से क्योंकि सेक्शन 28 कह रहा है तो फिर से इसको हम टैक्सेबल करेंगे। अब एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या होता है? जैसे अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह आते हैं, तो ये सब चीजें एक्सपोर्ट इंसेंटिव में काउंट होती है। ये भी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में टैक्सेबल रहेंगी। उसके बाद आता है नॉन कंपीट फीस। नॉन कंपीट फीस क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉन कंपीट फीस होता है कि आप अपने किसी कंपटीटर को ये कहें कि भाई आप इस दायरे से बाहर रह करके इस चीज का बिजनेस करें, या आपका कोई कंपटीटर आपसे कहे कि आप इस दायरे से बाहर जाकर के बिजनेस करें, मतलब आप उसको रोके कि ये मेरा इलाका है, ये आपका इलाका है, या वो आपको रोके इस तरह से। इसके अगेंस्ट अगर आपको कोई इनकम जनरेट होती है तो वो भी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल रहेगी। उसके बाद आता है
इन्वेंट्री अगर आपने कोई अपना कैपिटल एसेट्स में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन क्या है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू पे उसका कैलकुलेशन होगा। उसके बाद आता है बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट। अगर आपको बिजनेस प्रॉफिट से मतलब बिजनेस और प्रोफेशन से संबंधित कोई गिफ्ट मिलता है तो वो इसके अंदर टैक्सेबल होगा। लेकिन गिफ्ट अगर आपको कोई आपका रिश्तेदार दे रहा है या कोई दोस्त दे रहा है जो आपके बिजनेस से संबंधित नहीं है, तो वो आप उसके रूल जानते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो अदर सोर्स वगैरह में टैक्सेबल रहते हैं या और अलग हेड्स में, मैं आपको वो बता दूंगा उस समय। लेकिन अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित आपने फॉर एग्जांपल किसी काम करने के पैसे नहीं लिए और आपको उसके बदले में कोई ऐसी चीज मिल गई जो गिफ्ट के रूप में आपको मिली है, तो वो भी उसकी वैल्यू जो जितनी भी आएगी, जैसे हम सैलरी में परक्विजिट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, इसी तरह से इसमें जो वैल्यू रहेगी गिफ्ट की वो टैक्सेबल हो जाएगी। शर्त लेकिन यही रहेगी कि गिफ्ट आपके बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि जो दवा कंपनी है, जैसे डॉक्टर्स को फॉरेन टूर वगैरह देते हैं, एमआरस वगैरह जो आपने देखा होगा वो देते हैं, वो इसके अंदर वो चीजें कवर नहीं होती। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला पॉइंट, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर टैक्सेबल। जो आपके पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा वो वैसे तो टैक्सेबल होगा पार्टनर के लिए, लेकिन पार्टनर के लिए भी वो पीजीबीपी के ही हेड में, उसके मतलब जब उसकी इनकम हम काउंट करेंगे। अगर हम यहां पे किसी फर्म की, और मैं कोई एक फर्म हूं और मैं अपने पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दे रहा हूं, तो वो जो इनकम रहेगी वो पार्टनर के, वैसे तो पार्टनर के लिए टैक्सेबल रहेगी, लेकिन पार्टनर के लिए भी वो पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगी। उसके बाद अगली बात करते हैं इनकम फ्रॉम ट्रेड प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक एक्टिविटीज। अगर कोई बिजनेस, यानी कि मैं कोई फर्म हूं और मैं किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट करता हूं अपने एम्प्लॉइज को लेकर के या किसी भी एसोसिएशन को लेकर के, इसके अंदर क्योंकि है ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कोई स्पेशल एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे होने वाली आमदनी भी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगी। उसके बाद आता है मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ केआईपी प्लस बोनस। कोई की मैन पॉलिसी है आपकी, उसकी जब मैच्योरिटी अगर आपको मिल रही है तो वो भी, या उसके अंदर कोई बोनस अगर फर्म को मिल रहा है, शर्त यह है कि वो एम्प्लॉयर को या फर्म को अगर मिल रहा है तो वो पीजीबीपी में ही टैक्सेबल कहलाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं सम रिसीव्ड रिसीवेबल ऑन द डिमोलेशन। अगर कोई 35 एडी अंडर सेक्शन की डिडक्शन अलाउ की गई है, तो अगर कोई रिसीव आपको वहां मिलता है, सेक्शन 35 एडी जब हम वहां पढ़ेंगे तब मैं इसको आपको डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसके जो ये दो इनकम दी गई है ये भी पीजीबीपी में हेड होती हैं। सेक्शन 41 में डीम्ड इनकम, सेक्शन 41 की कोई डीम्ड इनकम है तो वो भी पीजीबीपी में ही टैक्सेबल रहेगी। एंड सेक्शन 176 की अगर कोई इनकम अर्न हो रही है तो वो भी पीजीबीपी में ही टैक्सेबल रहेगी। अब ये तो बात हो गई इनकम की। अब बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन इसमें मेन जो है वो सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 37 तक रहती हैं। अब सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक दो कैटेगरीज में डिडक्शन को डिवाइड किया गया है। पहला है स्पेसिफिक डिडक्शन, दूसरा है जनरल डिडक्शन। स्पेसिफिक डिडक्शन जो है वो सेक्शन 30 से लेकर के 36 तक रहेंगी, और जनरल डिडक्शन जो रहेंगी वो रहेंगी सेक्शन 37 में। मतलब स्पेसिफिक डिडक्शन जिनका 37 एक जनरल डिडक्शन हो गई, जिसमें 37 जो डिडक्शन 37 में डिडक्टेबल नहीं रहेंगी वो अलग से स्पेसिफाइड की गई हैं 32 36 में। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 37 यानी जनरल डिडक्शन को पहले हम एक बार से देख लेते हैं। तो जनरल डिडक्शन क्या कहती है? जनरल डिडक्शन वो डिडक्शन रहेंगी जो कवर नहीं हो रही हो 32 36 में, मतलब जो 30 से लेकर 36 में डिडक्शन नहीं आ रही होंगी वो सब डिडक्शन 37 में कवर मानी जाएंगी। उसके बाद आती है नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अदर देन सम एक्सेप्शंस। अगर कोई स्पेशल सेक्शन के अंदर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलाउ कर दिया गया या किसी कैपिटल इनकम को अलाउ कर दी गई है तो वो उसमें ऐड या लेस कर दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इनकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब जो आपका जो भी एक्सपेंसेस उस प्रीवियस ईयर के अंदर किया गया हो वो एक जनरल डिडक्शन माना जाएगा। उसके बाद आता है इट मस्ट हैव बीन इनकर्ड आफ्टर द बिजनेस वाज सेटअप। जो भी एक्सपेंस किया गया हो वो बिजनेस के सेटअप के बाद किया गया हो। उसके बाद नंबर आता है ओनली बिजनेस एक्सपेंडिचर। ओनली बिजनेस एक्सपेंडिचर से क्या मतलब है, मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर का कोई बिजनेस है और मेरे फादर मुझे हर महीने 5,000 रुपए देते हैं, तो क्या वो अपनी इनकम से उसको लेस करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये उनके लिए क्योंकि माना जाएगा ड्राइंग। तो ये बिजनेस से रिलेटेड क्योंकि खर्चा नहीं है, वो मतलब अपने बच्चों का, यानी कि मेरा अगर कोई खर्च चला रहे हैं तो उससे उनके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं, वो उनका पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा, इसलिए उनके लिए वो ड्राइंग हो जाएगा। तो एक्सपेंस जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस होना चाहिए। छठा नंबर आता है लीगल पर्पज ओनली। बिजनेस जो है वो लीगल पर्पज के, मतलब जो एक्सपेंसेस हैं वो लीगल पर्पज के लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस से रिलेटेड भी हो और आप किसी की सुपारी दे दें। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये आप तो कहेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड था, मैंने अपने कंपटीटर को खत्म करने के लिए उसको किडनैप करा लिया, तो ये नहीं माना जाएगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें रहेगी कि लीगल पर्पज से होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट सर्कुलर की। सम इंपॉर्टेंट सर्कुलर में आता है प्रीमियम पेड टू केआईपी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकम सेक्शन 28 में जब वो मैच्योरिटी पर मिल रहा था तब वो वहां पर टैक्सेबल हो रहा था, और ये यहां पे इसका एक्सपेंस, यहां पे प्रीमियम जब पेड कर रहे हैं कीमैन पॉलिसी का अगर बाई एम्प्लॉयर, तो वो डिडक्टेबल हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड, जो इनडायरेक्ट टैक्स और उससे रिलेटेड पेमेंट है उसका भी डिडक्शन सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन में मिल जाता है। उसके बाद आता है डेमरेज पेड टू पोर्ट अथॉरिटी रिलीजिंग। मतलब वैसे तो कोई पेनल्टी इसमें अलाउ नहीं होती है, नॉर्मली मैं बात करूं, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं लीगल एक्सपेंसेस सिर्फ अलाउ होते हैं कि अगर आप कोई पेनल्टी पे कर रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के लिए आपने कोई पेनल्टी पे की हो या आपने कोई पेनल्टी पे की गई हो आपके द्वारा सेल टैक्स के लिए या इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, तो वो पेनल्टी अलाउ नहीं होती। लेकिन ये जो है डीमरेज पेड टू पोर्ट अथॉरिटी के, अगर आपने, मतलब आपका ये अक्सर जैसे कि पोर्ट वगैरह में या रेलवेज वगैरह में जो सामान अनलोडिंग वगैरह होता है, तो सामान अनलोडिंग का जैसे कोई कंडीशन उनकी रहेगी कि भाई आप इतने आवर्स में सामान अनलोड कर लें। अगर आपने इतने आवर्स में सामान अनलोड नहीं किया तो आपको फिर ये ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो भी उनकी कंडीशंस रहती होंगी कि भाई उनको रखने के लिए फिर ज्यादा खर्च देना पड़ता है, तो वो अगर कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो इसके अंदर अलाउ हो जाएगा। पेनल्टी पेड बाय असेसी फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसके अंदर पेनल्टी, अगर कोई लॉ तोड़ने के लिए पेनल्टी आप दे रहे हैं तो वो अलाउ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई पेनल्टी आपको, जैसे कि आपका कोई सामान जाना था और वो सामान 5 तारीख को पहुंचना था लेकिन सामान पहुंचा 7 तारीख को, तो जो आपका बायर था वो आपसे कहने लगे कि भाई मेरा तो 2 दिन ये लेट हो गया, अब मुझे इसके अगेंस्ट इतनी पेनल्टी आप दो। तो अगर आप कोई ऐसी पेनल्टी देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर पाए, मतलब समय से आप चीजों को पूरा ना कर पाए, तो आप अगर उसके अगेंस्ट कोई पेनल्टी दे रहे हैं तो आप वो उसके अंदर अलाउ कर देंगे, मतलब वो एक्सपेंसिव उसमें अलाउ माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 30 की। सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30, अब ये स्पेसिफिक डिडक्शन वाले सेक्शन शुरू हो गए, मतलब 30 से लेकर के 36 तक जो स्पेसिफिक डिडक्शन वाले सेक्शन है वो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन उसमें आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 में क्या क्या डिडक्शन अलाउ हो जाती है? रेंट, रेट्स, रिपेयर, टैक्सेस, इंश्योरेंस। इसको आप ऐसे याद करें, RQTI, R क्यूब, यानी कि 3 बार आर है इसमें, और फिर टैक्सेस आर। रेंट अगर कोई पे किया है बिल्डिंग के लिए, रेट्स पे किए हैं, कोई रिपेयर बिल्डिंग की कराई है, कोई टैक्सेस कराए हैं, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। ये अगर आप, जैसे कि आपकी कोई बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने, कोई मेरा गोदाम है, फैक्ट्री है, तो अगर उनके लिए कोई एक्सपेंसेस ये हो रहे हैं तो ये सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग डिडक्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 31 की। सेक्शन 31 के अंदर रिवेन्यू, रिपेयर्स एंड इंस्ट्रूमेंट, प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। जो आप रिवेन्यू रिपेयर कर रहे हो अपनी प्लांट की, मशीनरी की, फर्नीचर की, याद रखें साफ वर्ड लिखा हुआ है रिवेन्यू रिपेयर, यानी कि रिवेन्यू रिपेयर्स अगर आप कर रहे हैं प्लांट मशीनरी वगैरह की, तो वो सेक्शन 31 में डिडक्टेबल होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 32 बात करता है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन जो एसेट्स पे लगता है, लेकिन क्या है कि एसेट्स की कंडीशन क्या रहती है कि एसेट्स जो है ब्लॉक में होना चाहिए, इंडिविजुअल एसेट्स, नॉट इंडिविजुअल एसेट्स। उसकी क्या कंडीशंस रहती हैं डेप्रिसिएशन को क्लेम करने की, वो मैं आपको बताता चलता था। सबसे पहले तो है ऑनरशिप, पार्ट या फुल, रजिस्टर्ड और बेनिफिट ऑनर, मतलब आपके वो एसेट्स आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गई हो या फिर आप उसको एक ऑनर की तरह उसके बेनिफिट्स ले रहे हो, भले अभी वो आपके नाम ट्रांसफर नहीं हुई है। उसके बाद है इसके अंदर एक नोट है
कि इफ टेनेंट इनकर्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन लीज रेंटेड, मतलब अगर कोई किराएदार कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, मतलब आपकी वो बिल्डिंग अपनी नहीं है, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है उसमें, और आप कहते हैं अपने मालिक को, अपने लैंडलॉर्ड को, कि मैं इसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर बना लेता हूं और जिसका खर्च सारा का सारा मैं करूंगा, तो वो आपके लिए, आप वैसे टेनेंट है लेकिन आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लिए हो गया लेकिन फर्स्ट फ्लोर बनाया आपने खुद है, तो उसका डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपके लैंडलॉर्ड को नहीं मिल करके आपको एज अ टेनेंट मिल जाएगा अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर उस एसेट्स पर करते हैं। उसके बाद आता है यूज्ड बाय द असेसी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। डेप्रिसिएशन आपको तभी अलाउ होगी जब आपने एज अ असेसी उसको बिजनेस के लिए यूज किया हो, मतलब आपने उस अपनी एसेट्स को बिजनेस के लिए यूज किया है प्रीवियस ईयर में, तभी आपको उसका डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। वो यूज आपका चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, मतलब आपने उस एसेट्स को चाहे पूरी तरह से यूज कर लिया हो चाहे उसका पैसिव यूज हो। एक्टिव एसेट्स तो जैसे हो गई कि आप, नॉर्मल सी बात है, कोई मशीन आपने लगा लिया है, अब वो मशीन आपके लिए प्रोडक्शन कर रही है, तो जाहिर है कि वो मशीन आपके लिए एक्टिव यूज में आ गई। अब पैसिव यूज में क्या आता है, जैसे कि आपने कोई जनरेटर खरीद लिया लेकिन पूरे साल आपके यहां लाइट ही नहीं गई है, तो वो जनरेटर वैसे यूज नहीं हुआ, लेकिन आपने क्योंकि उसको बिजनेस सेटअप के लिए ले लिया था, उसको आपने खरीद लिया था, तो वो पैसिव यूज में माना जाएगा। या जैसे कि आपके जो आपने जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, जो फायर इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो लग जाते हैं, अब आग ही नहीं लगी, वो इस्तेमाल ही नहीं हुए, तब भी वो यूजेबल माने जाएंगे, लेकिन वो पैसिव यूज माना जाएगा। उसके बाद अगर सेकंड प्रीवियस ईयर में एसेट्स एक दिन के लिए भी, मतलब पिछला प्रीवियस ईयर में अगर आपने लेट एसेट्स को अपने बिजनेस के अंदर यूज करना शुरू किया था लेकिन वो साल गुजर गया, अब सेकंड ईयर भले ही एक दिन भी यूज हुआ हो, तो आपको उसका डिडक्शन डेप्रिसिएशन का 100% मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रीवियस ईयर में अगर 180 दिन से कम यूज हुई है तो 50%, और 180 दिन से अगर ज्यादा यूज हुई है तो पूरा मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल। अगर कोई एसेट्स आपकी ऐसी है जो आप पार्टली मतलब बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं और पार्टली अपने पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है? उसका ट्रीटमेंट रहता है, वो डिडक्शन तो मिल जाता है अंडर सेक्शन 32, लेकिन डिडक्शन उतना ही मिलेगा जो प्रोपोर्शनेट होकर के बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, सिर्फ उतना डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगा। और उसका जो अमाउंट रिलीज होगा वो WDV जो उसका अमाउंट रहेगा, जो रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी आएगी, वो डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट उसकी बिजनेस वाली माइनस की जाएगी। मतलब WDV में से सिर्फ बिजनेस। मैं आपको एक इसका एग्जांपल दे देता हूं। इसका एग्जांपल कैसे है कि जैसे कि कोई एसेट्स है, आप आधी बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, आधी पर्सनल यूज कर रहे हैं। एसेट्स की वैल्यू है 10 लाख रुपए। जब एसेट्स की वैल्यू 10 लाख रुपए है, फॉर एग्जांपल उस एसेट्स पर 10% डेप लगता है, 10% डेप लगा, 1 लाख रुपए उसका डेप आ गया, आधी बिजनेस के लिए आधी पर्सनल यूज के लिए। तो 1 लाख में से आधा बिजनेस के लिए हो गया, आधा आपका पर्सनल यूज में हो गया, तो 50,000 का डेप्रिसिएशन आपको अलाउ रहेगा सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप इसका रिटर्न डाउन वैल्यू निकालेंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू में से आप 10 लाख में से सिर्फ 50,000 घटाएंगे, तो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा इसका 9,50,000। उसके बाद लेकिन अगर कोई एसेट्स ऐसी है जो आप पार्टली बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं और पार्टली एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसका डिडक्शन तो मिलेगा उसी प्रोपोर्शनेट, उसी रेशो में जैसे उसका पर्सनल का मिला है, कि आपको अगर वो 10 लाख के एसेट्स 1 लाख डेप्रिसिएशन आ रहा है तो आपको 50,000 का ही उसमें अलाउ। लेकिन इसकी जो WDV में से जो माइनस करेंगे वो 100% डिडक्शन, मतलब इसमें से जो आएगा उसका WDV जो आप निकालेंगे वो 10 लाख माइनस 1 लाख सीधा करेंगे। मतलब इसके अंदर आप, जैसे हमने पर्सनल यूज वाले में 50,000 किया था, इसमें ऐसा हम नहीं करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें से पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन, अगर वो एग्रीकल्चर में यूज हो रही है तो हम माइनस 1 लाख सीधा कर देंगे। अब बात करते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है? ब्लॉक ऑफ एसेट्स को 2 जगह डिवाइड किया गया है, इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। जब आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इसको 2 जगह डिवाइड किया गया है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। ऑल टेंजिबल एसेट्स शैल फर्दर क्लासिफाइड इनटू बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। मतलब इसको 3 जगह से डिवाइड कर दिया गया है, बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर में। और जो उसका एसेट्स होता है, ग्रुप ऑफ एसेट्स, उसको अलग से क्लासिफाई करना होता है। मतलब जैसे अगर कोई बिल्डिंग का रेट है 10% और फर्नीचर का भी रेट है
10%, तो वो एक ग्रुप में नहीं माना जाएगा, उसको सेपरेटली देखना होता है। अब ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ WDV, उसके बाद ऐड करते हैं उसमें कि अगर एडिशनल कोई किया गया, यानी कि कोई अगर और एसेट्स खरीदी गई है उसमें ऐड किया गया है तो वो उसमें ऐड कर देंगे, माइनस सेल वैल्यू, अगर कोई एसेट सेल कर दी गई है उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद आता है क्लासिफाई एसेट्स फॉर 180 डेज कंडीशन। इसमें क्या मतलब कंडीशन रहती है कि अगर कोई एसेट्स 180 दिन से कम इस्तेमाल की गई हो तो उसके लिए अलग से डेप्रिसिएशन रहेगा और बैलेंस का अलग से निकालेंगे। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में समझाऊंगा एंड ऑफ चैप्टर में, तब आपको अच्छी तरह से इसका डिटरमिनेशन समझ में आ जाएगा। ये आपको मैं वहां पे पूरी अच्छी तरह से बोर्ड पर एक सॉल्व करके बता दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32(1). ये तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 32(1) में बताया गया है, इसके अंदर क्या है, ये मिलती है सिर्फ दो लोगों को। दो लोग कौन, या तो मैन्युफैक्चरर हो या फिर पावर बिजनेस में हो, मतलब या तो ये मैन्युफैक्चरर को मिलेगी या फिर पावर बिजनेस में मिलेगी। लेकिन इसके अंदर अगर मैन्युफैक्चरर हैं वो कुछ लोग इंक्लूड नहीं होते हैं, नॉट इंक्लूड। शिप एंड एयरक्राफ्ट, अगर आपका शिप और एयरक्राफ्ट का बिजनेस है तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। सेकंड हैंड कोई प्लांट एंड मशीनरी अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32(1) के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। कोई ऑफिस और रेजिडेंस के लिए कोई एसेट्स खरीद रहा है, भले ही वो मैन्युफैक्चरर है, उसका डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कोई जिसका आप मतलब डिडक्शन ले चुके हैं पूरी तरह से, उसका आपको मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट हैज बीन डिडक्टेड, अगर एक्चुअल कॉस्ट उसकी डिडक्ट हो चुकी है तो फिर एडिशनल डिडक्शन का मतलब ही खत्म हो जाता है। कोई अगर रोड ट्रांसपोर्ट वैल्यू, मतलब आपकी कोई रोड ट्रांसपोर्ट वाले कोई बिजनेस है, तब भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अंदर रेट क्या रहता है, इसके अंदर रेट जो रहता है वो तेलंगाना, बंगाल, बिहार के लिए 35% है और एनी अदर केस में ये 20% है। मतलब कि अगर आप तेलंगाना के, बिहार के, बंगाल के रहने वाले हैं, मतलब वहां पे आपकी यूनिट है, तो 35% और अदर केस में ये 20%। बाद आता है सेक्शन 32(AD). सेक्शन 32(AD) कहता है कि अगर आप किसी नई प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है अलाउंस। तो वो किस कंडीशन में, सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग किन कंडीशन में मिलता है, जो असेसी या टैक्स पेयर हो वो किसी भी बिजनेस में हो, लेकिन शर्त है होना चाहिए एपी से, तेलंगाना से या फिर बंगाल या बिहार से। उसमें डिडक्शन कितना मिलता है, डिडक्शन मिलता है 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। जो एक्चुअल कॉस्ट आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी में कर रहेगा उसका 15% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लॉक इन, लेकिन लॉक इन का मतलब यह क्या है कि इसमें आपको एसेट्स 5 साल तक के लिए लॉक करनी रहेगी, मतलब 5 साल एसेट्स आपके पास रहनी चाहिए, तभी इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस। सेक्शन 32(1) के अंदर अगर आपको एसएलएम पे यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसकी कंडीशन रहेगी कि अगर टैक्स पेयर एंगेज्ड है पावर के बिजनेस में तभी ये एसएलएम बेसिस पे होगा, लेकिन उसके लिए उसको रिटर्न भरने की डेट से पहले ये बताना होगा कि वो कौन सा मेथड ले रहा है। और एसेट्स जो न्यू होनी चाहिए वो 180 डेज से ज्यादा होने चाहिए, अगर उससे कम रहेगी तो 50% वाला रूल सेम उसी तरह से लग जाएगा। और अगर फर्स्ट ईयर में एसेट्स सेल हो जाती है, अगर फर्स्ट ईयर में ही एसेट्स को सेल कर देते हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ एमलगमेशन, डिमर्जर ऑफ कंपनी या फिर रीऑर्गेनाइज, यानी कि अगर आपका बिजनेस रीऑर्गेनाइज हो रहा है या कंपनी डीमर्ज हो रही है या फिर कंपनी का जो है अमलगमेशन हो रहा है, तब उस कंडीशन में डेप्रिसिएशन का क्या रहेगा। डेप्रिसिएशन का उसमें बिल्कुल मैं आपको कह दूं कि भूल जाना है कि कंपनीज का क्या हो रहा है। डेप्रिसिएशन के रूल बिल्कुल भी चेंज नहीं हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा जैसे निकलता आ रहा है। बस डेप्रिसिएशन निकलने के बाद बस एसेट्स डिवाइड हो जाएगी, जो कंपनी पहले थी उसने कितने दिन यूज किया है, ये जो कंपनी अब बाद में बन रही है डीमर्ज होगी, जो कंपनी अलग हो रही है, जिस कंपनी के हिस्से में जो एसेट्स आ रही है उस अकॉर्डिंग वो एसेट्स आपकी डिवाइड हो जाएगी।
तो ये कुछ बातें हो गई डेप्रिसिएशन को लेकर के। अभी ये स्टूडेंट चैप्टर बहुत अभी रह जाता है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बिला हिचक हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो करके हमें डीएम कर सकते हैं। हमारी लाइफ चेंजर की टीम हमेशा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। हैव अ नाइस डे।